ताड़ियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें प्लीज भाई वीरेंद्र सिंह राठौर व उनके साथ में सभी साथी सज्जन भाई जो उनकी टीम सभी साथ में आए हैं, उनका तहे दिल से दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे रमेशपाल जी ने प्रधान बड़े भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी और दीपक जी राठौर जी का पुष्प की माला से और स्मृति चिन्ह के द्वारा स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट रहनी चाहिए क्योंकि आज की मुख्य क्योंकि आपने कांग्रेस में जिस मेहनत और लगन से जो कार्य आप कर रहे हैं, आपकी मेहनत और लगन को देखते हुए ही आपको राष्ट्रीय सचिव की उपाधि से नवाजा गया है। प्रदेश सचिव हमारे डॉक्टर सुनील पवार जी ने बड़े ही बेहतरीन तरीकों से बड़ी ही बेहतरीन शब्दों से पूरे पाल समाज की जो व्याख्या की और भाई वीरेंद्र राठौर जी की जो व्याख्या की। चूंकि हमारे जो जिला है करनाल, इस करनाल जिले में राजनीतिक व्यक्ति तो बाहर से बहुत आते हैं, परंतु हमारा जो जिला करनाल है वो अपने किसी व्यक्ति को एक ऐसे शीर्ष पर पहुंचाने की जो ताकत उनके अंदर है वो शायद वो भूल चुके हैं। ये राजा कर्ण की धरती है, ये देना जान लेंगे, परंतु अब इन्हें अपने हक के लिए सामने आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो मौजूद है जो कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, उनको हर जन विरोधी जो उनकी नीतियां है उन पर घेरने का जो प्रयास भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी जो करते हैं, चाहे किसी भी वर्ग की बात हो। आज हमें जो डॉक्टर पवार ने बताया कि वर्गों में बांटने की बात जो हो रही है, हमें जाति और धर्म और मजहब के नाम से ऊपर उठना पड़ेगा। इसी कड़ी में आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं बिहार के सह प्रभारी भाई वीरेंद्र जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से जनता को संबोधित करें। भाई वीरेंद्र सिंह धन्यवाद निश्चय जी। मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय पंचायती राज प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महामंत्री, हिमाचल में ठियोग विधानसभा से युवा प्रत्याशी, पिछले विधानसभा चुनाव में रहे आदरणीय भाई दीपक जी, हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा प्रदेश पंचायती राज प्रकोष्ठ के जुझारू अध्यक्ष मेरे भाई डॉक्टर सुनील पवार जी, मंचासी मेरे बड़े भाई गांव बेगमपुर से हमारे इलाके की आन शान भाई राजेंद्र पाल जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर संजय जी, भाई गौरी शर्मा जी, मनिंदर शंटी जी, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मेरे छोटे भाई प्रदीप चौधरी जी, आदरणीय दिनेश सेन जी, गौरव शर्मा जी, मनिंदर सिंह जी, राजकिरण सहगल जी, भाई रोहित शरौन जी, बसंत राणा जी, मुकेश चौधरी जी, मंच का संचालन कर रहे पंकज पाल जी, भाई रिंकू मलिक जी, सुशील ध्रुवा जी, चंद्रपाल कंबोज जी, प्रशांत अरोड़ा जी, भाई अनिल चौहान जी, विनोद गुज्जर जी, दीपक जगदेव जी और शहर से आए हुए परम आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पाल समाज के हमारे सम्मानित
सभी पदाधिकारीगण जो मंच पर उपस्थित हैं, आदरणीय रणवीर पाल जी, रमेश पाल जी, करण सिंह जी, रामेश्वर पाल जी, भाई राजेंद्र पाल जी, शेर सिंह जी, कुलदीप पाल जी, सूरज भान पाल जी, सतपाल जी, सविनय कुमार जी, भाई सुखबीर मरड़ी से, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और हरियाणा पंचायती राज प्रकोष्ठ के करनाल जिले के शहरी अध्यक्ष आज ही नियुक्त हुए मेरे छोटे भाई सागर जी, और तमाम उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों। आज एक अनोखा संगम है कि जहां एक तरफ हमारे सम्मानित पाल समाज ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। सम्मानित कार्यकारिणी मंचासीन है और हमारे छोटे भाई सागर जी को जहां एक तरफ पाल समाज ने अपने समाज का दायित्व उनके कंधे पे रखते हुए राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया, वहीं एक और आज हरियाणा में हरियाणा पंचायती राज प्रकोष्ठ कांग्रेस के चेयरमैन डॉक्टर सुनील पवार जी ने भी अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिले के शहरी अध्यक्ष के रूप में पाल समाज से हमारे भाई सागर पाल जी को करनाल जिले का शहरी अध्यक्ष और जिले के ग्रामीण अध्यक्ष सरदार सुखविंदर सिंह जी, जिन्होंने किसान आंदोलन के अंदर पूरा 2 महीने बॉर्डर पर बैठ करके धरना लगा करके पूरी मजबूत सेवाएं जो है किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको जिला ग्रामीण का भार सौंपा। और हमारे नौजवान सरपंच हमारे भाई शक्ति, जो बहुत ही कई वर्षों से पार्टी के अंदर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारे इलाके के भाई मजबूत भाई हैं, साथी हैं, उनको प्रदेश में सचिव के रूप में यहाँ की नियुक्ति की गई है। मैं सबसे पहले तो पंचायती राज अखिल भारतीय पंचायती राज संगठन का, दीपक जी आपका, मीनाक्षी नटराजन जी का और खास तौर पे डॉक्टर सुनील पवार जी का आपका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आपने मजबूत साथियों के हाथ में करनाल की और अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में भाई शक्ति जी को लेकर के एक मिसाल कायम की है। और ये मुझे पूरी विश्वास है कि जिस आशा और विश्वास से आपने आज ये तीनों नियुक्तियां की हैं, ये निश्चित रूप से आने वाले दिन में इसका असर आपको करनाल जिले की राजनीति में देखने को मिलेगा, प्रदेश में देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम हमारे तीनों साथी करेंगे। मुझसे पहले बोलने वाले तमाम वक्ताओं ने बहुत विस्तार पूर्वक तरीके से देश में चल रहे मौजूदा हालातों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। पाल समाज के हमारे सम्मानित प्रतिनिधियों ने मंच के माध्यम से समाज की बात को भी रखने का काम किया। हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने पिछले 7-8 सालों में प्रदेश में और देश में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रदेश और देश में हालात पैदा किए हैं, चाहे वो देश के अंतिम छोर पर बैठे हुए उस व्यक्ति के हालात हो, चाहे वो हमारे देश के छोटे व्यापारी के हालात हो, चाहे वो हमारे देश के मेहनतकश मजदूर के हालात हो, चाहे वो हमारे देश का और पूरे विश्व का पेट पाल रहे हमारे अन्नदाताओं के मामले की बात हो, ये सरकार इन तमाम मुद्दों पे बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। निश्चित रूप से हालात बहुत गंभीर हैं और मैं लंबी बात बिल्कुल भी आज आपके बीच में नहीं करना चाहता, सीधा मुद्दे की बात पर आना चाहता हूं। ये सब जानते हैं कि नोटबंदी ने देश के छोटे व्यापारी, आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया।
दीपक जी ने सही कहा, कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा की पार्टी है जिसे देश के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष करना है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो इस देश की 130 करोड़ जनता को, चाहे वो पहले पायदान में बैठी है, दूसरे पायदान में बैठी है, हर एक व्यक्ति को अंतिम छोर पर पहुंचाने का काम अगर कोई पार्टी इस देश के अंदर करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी। 70% इस देश का छोटा व्यापारी नोटबंदी में कमर तोड़ करके उसको देश के सबसे पिछले पायदान में पहुंचाने का काम किया। जीएसटी के माध्यम से आम आदमी और व्यापारी, छोटे व्यापारी की कमर पूर्ण रूप से तोड़ने का काम किया। महंगाई चरम सीमा पर पिछले 7 सालों में अगर किसी काम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट लगी है, मोबाइल और सोशल मीडिया पे इनके कार्यकर्ता लगे हैं, तो वो कैसे इस देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने जीवन के 16 साल जेल में काटने का काम किया, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया, कैसे उनके नाम को खराब किया जाए, ये सारा दिन रात भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगती है। कैसे महात्मा गांधी जी की आहुतियों और कुर्बानियों को ये देश भूले, भारतीय जनता पार्टी के लोग सारा दिन उस काम करने का काम करते हैं। किस प्रकार से राहुल जी की छवि को धूमिल किया जाए, किस प्रकार से सोनिया जी की छवि को धूमिल किया जाए, या किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि को धूमिल किया जाए, इस काम को करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। मुझे आज भी याद है 2014 का चुनाव था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करनाल में रैली करने के लिए आए थे और मोदी जी ने पूछा, करनाल वालों बताओ क्या करनाल स्मार्ट सिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, कोई मना करेगा? कोई मना करेगा? सब कहते हैं करनाल स्मार्ट सिटी होना चाहिए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आज इस बात को लगभग 10 साल होने को आए, क्या करनाल स्मार्ट सिटी बन गया? प्रधानमंत्री ने 2014 में देश के नौजवानों को आह्वान करते हुए कहा कि मैं देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का काम करूंगा। कहा ही नहीं, मन से सवाल पूछा कि नौजवानों बताओ क्या देश में 2 करोड़ नौकरी हर साल पैदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश के नौजवान ने कहा होनी चाहिए। कोई मना करेगा? बताइए, कोई मना करेगा? जोर से बोल के बताओ, कोई मना करेगा कि नहीं करेगा? देश में 2 करोड़ नौकरी मिली। कल मैं किताब पढ़ रहा था, उस किताब में आंकड़े थे कि 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हिंदुस्तान में हुआ, उस समय कांग्रेस पार्टी 46 करोड़ नौकरियां देश के अंदर छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंप के आई थी। उस 46 करोड़ नौकरी को 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष के हिसाब से आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी ने देश के नौजवानों के साथ वादा करने का काम किया था। अगर देश के प्रधानमंत्री अपनी बात पर, अपने वादे पे खड़े होते तो आज 46 करोड़ से वो नौकरी बढ़ करके लगभग 66 करोड़ पे पहुंचने का काम करती। परंतु दुर्भाग्य इस देश का है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मार्केटिंग एजेंट की तरह हैं
जो बस में खड़े होकर के हमारे गंजे भाई को भी कंघी बेचने का काम करते हैं। इनमें मार्केटिंग की वो कला है कि वो खराब से खराब ब्रांड को भी बेहतरीन ब्रांड बेच करके बेचने की कला अगर कहीं सीखनी हो तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखने का काम कर सकते। दुर्भाग्य इस बात का है, मैं आंकड़े देख रहा था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष की औसत से हिंदुस्तान में नौकरियां घटने का काम 2016 से शुरू हुआ और आज 40 करोड़ से घट करके हिंदुस्तान में प्राइवेट और सरकारी सेक्टर को मिलाकर के कुल 38 करोड़ नौकरी रह गई। जहां 40 करोड़ से नौकरी बढ़नी चाहिए थी, पिछले 10 सालों में बढ़ोतरी तो दूर घटा करके 38 करोड़ पे लेकर के आने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाई मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने करनाल की बारे में बात की। भाई निश्चय सोई ने कहा करनाल दानवीर करंडी नगरी है, और अगर मेरे दिल में तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, परंतु ये कैमरे मुझे बाधित करते हैं। घर में बैठकर के भी मैं अपनी मन की बात इस मंच के माध्यम से नहीं कर पा रहा, पर फिर भी मैं बहुत दुखी हूं कि जब मेरा करनाल जिले का नौजवान नौकरी की बात करता है तो हरियाणा का मुख्यमंत्री जो नौकरी देने में हमारे इलाके के आदमी को सक्षम नहीं है वो मेरिट की बात करने लगता है। वो मेरिट की बात करने लगता है। अरे 6-6 फुट के जवान, चाहे वो हमारे बैकवर्ड भाई हैं, चाहे वो हमारे एससी भाई हैं, जो 6-6 फुट के कद के हैं, 38 इंच की छाती भी ले रहे, पुलिस की नौकरी में है, और कौन सी मेरिट माननीय खट्टर जी मानने का काम करते हो? और क्या प्रमाण इस जिले के लोग से मांगते हो? आप मेरिट के नाम पर हमारे इलाके के लोगों को नौकरियों से वंचित रखना चाहते हैं, और ये वो जिला है जो हमेशा से, जब से हरियाणा बना है तब से वंचित रहा है, हमेशा वंचित रहा है। इस हॉल में 36 बिरादरी के मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान भाई बैठे हैं। भाई आपने डीएसपी लगते हुए, एससीएस भर्ती होते हुए सोनीपत में, रोहतक में, भिवाड़ी में, हिसार में तो सुने होंगे। कभी आपने कभी सुना है कि करनाल जिले में लड़का सीधा डीएसपी भर्ती हो गया? कोई होया हो तो बता दो। मेरी उम्र भी 40 साल हो गई। कभी हमने सुना है कि भाई करनाल के बच्चे एसएस लगे? कभी हमने सुना है कि डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती हो गए करनाल का? आज जब आप तो बैकवर्ड एससी समाज की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं किसी समाज का भी, इस समाज वाला बैठा है, मैं पूरे जिले की बात करता हूं। आपने भी समाज के सभी भाइयों ने बड़ा संघर्ष किया है,
भाई राजेंद्र हमारी कैबिनेट के मंत्री के दर्जे में हमारे रहे हमारी सरकार में। आप बताइए, विभिन्न सरकारों के अंदर रहे हो, क्या कभी करनाल का बच्चा सीधा इंस्पेक्टर भर्ती हुआ? क्या कभी इस जितरोड का बच्चा सीधा डीएसपी भर्ती हुआ? या क्या कभी इस जितरोड बेल्ट के ऊपर सीधा एसएस भर्ती हुआ? क्यों नहीं? क्या कारण? क्या 6-6 फुट के हमारे जवान अगर कंधे में 3 सितारे लगे तो हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग चमकते हुए नजर आए? इनमें क्या कमियां हैं? और आपने सिपाही भर्ती करना ही अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना दिया। आपने ये मान लिया कि अगर सिपाही भर्ती होगा तो वो ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, ना उससे ज्यादा हमारा ये जिला अगड़े पिछड़े ऐसी समाज के सारे भाई, इससे बड़ी सोच हम नहीं बना पा रहे। और सिपाही लगने के लिए भी खट्टर जी कहते मेरिट में लेकर के। हम इस मंच के माध्यम से इस बात को कहना चाहते हैं, ये कुरुक्षेत्र करनाल कैथल की धरती, ये मां भारत की पवित्र धरती है। खट्टर साहब, मेरिट इस धरती के अंदर है। ये मेरिट की वो धरती है जिसने बगैर मेरिट के आदमी को भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। ये वो धरती है जिस धरती पे अगर आपने जन्म ले लिया वही उसकी मेरिट है। ये करनाल कुरुक्षेत्र कैथल की पावन धरती है। इस पर पैदा हुए बच्चों की मेरिट ज्यादा पूछने का काम मत करो, इन्हें बुला बुला करके नौकरियों में लगाने का काम करो। ये परिवर्तन हम इस जिले पे और इस जिले पे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो दिन भी आए और ये सच्चाई आप भर्तियां करनी तो दूर, प्रदेश में आपने नौकरियां निकालनी बंद कर दी है। आप नहीं चाहते कि रिजर्वेशन की व्यवस्था हरियाणा प्रदेश के अंदर देश के अंदर चले। आपका सीधा अटैक बैकवर्ड और एससी समाज की रिजर्वेशन की पॉलिसी के ऊपर है। हम जानते हैं आप उसको बाईपास करने के लिए ठेकेदारी प्रथा को आप चलाने का काम करते हैं, परंतु खट्टर साहब, आपको इस मंच के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बढ़ेगी, आपकी मेरिट व्यवस्था को भी हम देखने का काम करेंगे। करनाल जिले के हमारे नौजवान बच्चों को जो उनका हक पिछले 70 सालों में नहीं मिला है, उस हक को दिलाया। हम जानते हैं कि हम सुनते आए कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आज तक होता रहा है, हमारे हकों को लूटने का काम किया है। अगर मेरिट की बात होती तो पहला चुनाव लड़ते ही आपको मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का बनाने का काम किया, तो वो इसी धरती ने काम किया। आपसे आपकी मेरिट पूछने का काम हमारे करनाल शहर का काम किया। तो मैं इस मंच के माध्यम से या आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हालांकि संघर्ष बहुत लंबा है। मौजूदा सरकार को जब तक संकल्पबद्ध तरीके से हम उखाड़ने का संकल्प नहीं करेंगे तो बड़ा परिवर्तन लाना मुश्किल है। और अपने इलाके के 36 बिरादरी के भाइयों की निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन हो, इस और हमारे कदम
निश्चित रूप से बढ़ने का काम करेंगे। पाल समाज ने बात रखी। मैं आप सब सम्मानित साथियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने राजनीतिक जीवन में, मैं ये तो नहीं कहूंगा खट्टर साहब की तरह कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, पर इतना मैं आप लोगों को जरूर विश्वास दिलाता हूं कि जितना राजनीति में मैं आगे बढ़ता रहूंगा, समाज के भाइयों को अपने साथ हाथ से हाथ बढ़ा करके आगे बढ़ाना है। ये नहीं होगा कि भाई वीरेंद्र आगे बढ़ा और समाज के भाई पीछे छूटे। जितना आगे मैं बढ़ूंगा, उतना समाज के भाइयों का हाथ पकड़ करके साथ आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आज आप सब लोग इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पहुंचे, मैं दिल की गहराई से आप लोगों का हार्दिक आभार करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सब साथी मिलकर के आने वाले दिनों में एक बड़ा परिवर्तन हम निश्चित रूप से हरियाणा की और प्रदेश की राजनीति में करेंगे। और एक परिवर्तन हम सबको भी अपने अंदर करना है कि हमें ये पहचान करनी होगी कि कौन हमारे अपने हैं और कौन हमारी वोट की ताकत को इस्तेमाल करने के लिए हमारे बीच में आते हैं। हमेशा से हमने भारी लोगों के ऊपर विश्वास किया और नतीजा ये हुआ कि हमें भारी नुकसान जो है अपने लोगों को, अपने इलाके को चुकाना है। ये नुकसान और ज्यादा ना हो, इस तरफ भी हमारा ध्यान केंद्रित होना बहुत आवश्यक है। और निश्चित रूप से मैं इस बात को जानता हूं और मैं इस बात को समझता हूं और बहुत जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं कि मैं बहुत नजदीक से हरियाणा की राजनीति को देख रहा हूं, परख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, करनाल जिले का शोषण प्रत्येक सरकार के अंदर हुआ है। वो शोषण आने वाले समय में ना हो, वो केवल और केवल इसलिए हुआ है कि हम लोग कोई ऐसा पौधा कभी अपने जीवन में नहीं लगा पाए और उस पौधे को सींच नहीं पाए जो 10-12 साल के बाद पेड़ का रूप ले ले और फिर वो पेड़ आपको फल दे, जिस फल को आप खाने आते हैं। 5 साल में प्रत्येक राजनीतिक दल आपके बीच में कोई नया पौधा भेजता है और आप अपने लगाए हुए पुराने पौधे को उखाड़ते हो। नतीजा ये है कि आप किसी भी पौधे को वृक्ष के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। अन्य जिन्होंने पौधे लगाए, उनको सींचा, उनको पेड़ बनाया, वो पेड़ अब लगातार फल दे रहे हैं जो फल उस इलाके के लोग खा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते अच्छे पौधे लगाओ, फलदार वृक्ष लगाओ, वो वृक्ष जो फले फूले, जो आने वाले समय में 10 साल 20 साल के बाद ऐसे वृक्ष का रूप ले लें कि हम रहे ना रहे, इलाका फल खाता रहे। उस सोच के साथ हमें अपनी राजनीतिक सोच के अंदर एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आना। नहीं तो हमेशा लोग, आज करनाल के लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। क्यों असहाय महसूस करते हैं? क्योंकि हमारी वोट की कीमत राजनीति के अंदर नहीं है। हमारी वोट की कीमत राजनीति में इसलिए नहीं है कि बाहर से लोग हमारे बीच में आए, हमने जाने पहचाने बगैर लाखों वोटों से उनकी झोलियों को भरना है। वो नहीं जानते कि गांव के किस व्यक्ति ने, शहर के किस मोहल्ले के किस व्यक्ति ने जी जान लगा करके हमारी वोटों के अंदर की झोली को भरने का काम किया। अगर आपके दुख और दर्द को कोई समझेगा तो आप के बीच में पैदा हुआ पला बड़ा कोई आपका अपना बच्चा आपके दर्द को समझेगा, चाहे वो जनरल है, चाहे वो बैकवर्ड है, चाहे वो हमारे एससी भाई है। जब तक हम अपना खुद का पौधा नहीं लगाएंगे तो फल कभी नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाए कि आने वाले समय में हम सब लोग अपनी राजनीतिक सोच को बदलेंगे, अपनी राजनीतिक कार्यशैली को बदलेंगे और मिलकर के ऐसे पौधे रोपित करेंगे जो आने वाले समय में फलदार वृक्ष के रूप में हमारे इलाके को आम और फल देने का काम कर सके।
समझता हूँ कि छोटी सी बात आप निश्चित रूप से समझने का काम करेंगे। कागर में सागर बनने का काम करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।